इतिहास गवाह है कि जब जब बहुजन समाज को आगे बढ़ाने वाला कोई नेता उभरा है, तब तब मनुवादी ताकतों ने उसे खत्म करने की साजिशें रची हैं। यह कोई नई बात नहीं है। हर बार जब कोई दलित, पिछड़ा, शोषित समाज का मसीहा खड़ा हुआ, तब तब ब्राह्मणवादी ताकतों ने उसे मिटाने की पूरी कोशिश की। बाबा साहेब ने संविधान लिखकर बहुजनों को अधिकार दिलाए, लेकिन उनके निधन के बाद मनुवादियों ने फिर से अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी। जब बाबा साहेब ने दलित, पिछड़ों को बराबरी का अधिकार दिलाया, तो मनुवादियों ने उनके विचारों को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक हिस्सेदारी में बहुजनों को रोकने की साजिशें की। जब बहुजन समाज फिर से गुलामी की ओर धकेला जा रहा था, तब एक शख्स आया जिसने मनुवादी सत्ता को सीधी चुनौती दी, मान्यवर कांशीराम। उन्होंने बहुजन समाज को जगाने का काम किया, उन्हें राजनीतिक ताकत दी और सत्ता के गलियारों में बहुजनों की आवाज को बुलंद किया। लेकिन कांशीराम साहब को भी उन्हीं साजिशों का शिकार होना पड़ा जो बाबा साहेब के खिलाफ रची गई थी। उनकी सेहत बिगाड़ दी गई, उनका संगठन कमजोर कर दिया गया। फिर आई बहन मायावती, जिन्होंने सत्ता में बहुजनों की भागीदारी बढ़ाई, लेकिन भ्रष्टाचार, गलत फैसलों और कुछ आंतरिक कमजोरियों के चलते बसपा धीरे धीरे कमजोर हो गई। बहुजन समाज फिर से नेतृत्वहीन हो गया, फिर से उसे अंधकार में धकेला जाने लगा। और अब भारत की धरती पर एक नया योद्धा खड़ा हो रहा है, चंद्रशेखर आजाद रावण। यह नाम अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि बहुजन क्रांति का प्रतीक बनता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या वह भी बाबा साहेब, कांशीराम और मायावती की तरह मनुवादियों की साजिशों का शिकार होंगे, या इस बार इतिहास बदलेगा? चंद्रशेखर रावण सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं हैं, वे जमीन पर लड़ने वाले योद्धा हैं। वे जानते हैं कि ब्राह्मणवादी ताकतें उन्हें खत्म करने की साजिशें रच रही हैं। उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाया गया, जेल में डाला गया, उनकी सभाओं पर हमले करवाए गए और कई बार उनकी हत्या की धमकियां दी गईं। लेकिन क्या वे डरे? नहीं। यही डर है मनुवादियों का, यही चिंता है ब्राह्मणवादियों की कि यह लड़का झुकता नहीं, रुकता नहीं, डटकर मुकाबला करता है। यही वजह है कि आज बहुजन समाज के बीच चंद्रशेखर रावण की लोकप्रियता बढ़ रही है। लोग उन्हें बहुजनों का नया योद्धा मान रहे हैं। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं है। अगर इतिहास देखें तो यह साफ समझ आता है कि जो भी बहुजनों को न्याय दिलाने आया, उसे मिटाने की कोशिश की गई। मनुवादियों के खिलाफ आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब सवाल उठता है, क्या चंद्रशेखर रावण उन मनुवादी ताकतों को हरा पाएंगे? क्या वे बहुजनों के हक को स्थायी रूप से सुरक्षित कर पाएंगे? यह लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर रावण की नहीं है, यह लड़ाई पूरे बहुजन समाज की है। अगर हम इतिहास से नहीं सीखे, अगर हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़े, तो फिर से हमें अंधकार में धकेल दिया जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है, तो एक सच्चे अंबेडकरवादी होने का फर्ज निभाइए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बहुजन समाज की आवाज है, एक क्रांति की शुरुआत है, मनुवादी व्यवस्था को हिलाने वाली ललकार है। अगर आप बाबा साहेब के संघर्ष को समझते हैं, अगर आप कांशीराम साहब की तपस्या को मानते हैं, अगर आप चंद्रशेखर रावण की लड़ाई को अपना मानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुजन समाज को दबाने वाले हमेशा एक ही रणनीति अपनाते हैं, हमारी आवाज को दबाओ, हमारे संघर्ष को मिटाओ, हमारे नेताओं को खत्म करो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार बहुजन समाज जाग चुका है, अब हमें रोकना नामुमकिन है। अगर आप भी इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को हर बहुजन तक पहुंचाइए। अपने परिवार, दोस्तों, साथियों को भेजिए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह बहुजन समाज की ताकत का प्रतीक है। इसे दबने मत दो, इसे फैलाओ। क्या हमारा समाज कभी नहीं सुधरेगा? क्या हम कभी आगे बढ़ पाएंगे या हमेशा बिकते रहेंगे? बहुजन समाज की यह सबसे बड़ी विडंबना है कि जब भी उसे जागने की जरूरत होती है, जब भी उसे अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने की जरूरत होती है, तभी अपने लोग गद्दारी कर देते हैं। वे उस वक्त धोखा देते हैं जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जब पूरा समाज उनके कंधे पर खड़ा होकर क्रांति की ओर बढ़ना चाहता है। लेकिन क्या यह उनकी गलती है? नहीं, गलती हमारी है। गलती उन लोगों की है जो पढ़े लिखे हैं लेकिन चुप रहते हैं, जो जानते तो हैं कि समाज कहां फंसा हुआ है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। हमारे समाज के लोग दारू, पैसे और झूठे वादों पर बिक जाते हैं। वे अपने असली दुश्मनों को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें कभी सच बताने वाला कोई मिला ही नहीं। उन्हें पीढ़ियों से अंधकार में रखा गया है। उन्हें कभी भी हिम्मत नहीं दी गई कि वे बोल सकें, सवाल उठा सकें, सोच सकें। मनुवादी व्यवस्था ने उन्हें हमेशा एक दायरे में रखा, ताकि वे वहीं पैदा हों, वहीं बड़े हों और बिना कोई सवाल किए मर जाएं। यही कारण है कि वे सिर्फ अपना पेट भरने और अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए अपने ही समाज से गद्दारी करने को मजबूर हो जाते हैं।
लेकिन क्या यह उनकी गलती है? नहीं, गलती उन लोगों की है जो जानते हैं कि यह सब गलत हो रहा है लेकिन फिर भी चुप हैं। हमारे समाज के अंदर कुछ लोग आज भी अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। वे उन्हीं मंदिरों में नारियल फोड़ते हैं, उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हीं पाखंडियों को चंदा देते हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों को गुलाम बनाकर रखा था। उन्हें यह भी याद नहीं कि कभी हमारे पूर्वजों को इन मंदिरों में घुसने तक की इजाजत नहीं थी। अगर कोई गलती से भी उनके मंत्र सुन लेता तो उसकी जीभ काट दी जाती थी। अगर कोई दलित व्यक्ति मंदिर में चला जाता तो अगले दिन उसकी लाश मिलती थी। यही स्थिति थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज वही मनुवादी ताकतें हमें फिर से अंधविश्वास में धकेल रही हैं। वे नहीं चाहती कि बहुजन समाज जागरूक हो। उन्होंने हमें इस कदर भ्रमित कर दिया है कि हम खुद अपने दुश्मनों को पहचान नहीं पा रहे। उन्होंने हमारे समाज को इस हद तक झूठे विश्वासों में उलझा दिया है कि लोग मंदिरों में अपनी मेहनत की कमाई लुटा देते हैं लेकिन अपने ही बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसा नहीं बचाते। हमारे समाज को सबसे ज्यादा नुकसान अंधभक्ति ने पहुंचाया है। हमारे लोगों को इस बात की फिक्र नहीं कि उनका बच्चा पढ़ रहा है या नहीं, लेकिन उन्हें इस बात की ज्यादा चिंता है कि मंदिर में चढ़ावा चढ़ा या नहीं। यह सब यूं ही नहीं हुआ। यह एक सोची समझी साजिश थी। मनुवादियों ने हमें कभी सवाल करने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने हमें कभी सोचने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ हमें पाखंड और अंधविश्वास में फंसा दिया ताकि हम कभी अपने अधिकारों की मांग ही न कर सकें। अब सोचने वाली बात यह है, क्या हम इसी तरह गुलाम बने रहेंगे? क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को भी इन्हीं अंधविश्वासों और गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहने देंगे? अगर नहीं तो फिर हमें सच का साथ देना होगा। हमें अपने समाज को शिक्षित करना होगा और हमें हर उस इंसान तक यह बात पहुंचानी होगी जो आज भी अंधकार में जी रहा है। अगर आप सच में अपने समाज को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने हर भाई बहन तक पहुंचाइए, क्योंकि यही सच बोलने की ताकत है जो हमें गुलामी से आजाद कर सकती है। अगर आप सच्चे अंबेडकरवादी हैं, अगर आप बहुजन क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को हर कोने तक फैलाइए। क्यों चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज का सबसे बड़ा योद्धा बन चुका है? जब भी बहुजन समाज पर संकट आया, जब भी दलितों पर अत्याचार हुआ, जब भी मनुवादियों ने बहुजनों को कुचलने की साजिश रची, कोई न कोई योद्धा उठा जिसने अपने खून से इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष की कहानी लिखी। बाबा साहेब ने संविधान दिया, मान्यवर कांशीराम ने बहुजन राजनीति को खड़ा किया, मायावती सत्ता तक पहुंची, लेकिन चंद्रशेखर रावण की कहानी अलग है। वह किसी राजनीतिक विरासत से नहीं आया, वह किसी बड़े नेता की छत्रछाया में नहीं पला बड़ा। उसके पास कोई सत्ता नहीं थी, कोई संसाधन नहीं था, कोई मंच नहीं था, बस एक आग थी, एक ज्वाला थी, एक बगावत थी। चंद्रशेखर रावण को किसी ने मौका नहीं दिया, किसी ने उसे नेता नहीं बनाया, किसी ने उसे राजनीति में जगह नहीं दी, बल्कि वह खुद उठा, खुद लड़ा, खुद जेल गया, खुद गोली खाई और आज भी मनुवादियों की आंखों में आंखें डालकर लड़ रहा है। यह कहानी किसी महल में पैदा हुए नेता की नहीं है। यह कहानी उस नौजवान की है जिसने अपने ही गांव में ठाकुरों द्वारा किए गए दंगों और जलाए गए घरों को देखा, जिसने अपनी आंखों के सामने बहुजन समाज को जलते देखा, महिलाओं की इज्जत लुटती देखी, गरीबों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देखा। वह चाहता तो चुपचाप सह लेता, वह चाहता तो समझौता कर लेता, वह चाहता तो अपने लिए एक आसान जिंदगी चुन लेता, लेकिन उसने बगावत चुनी, उसने संघर्ष को गले लगाया, उसने मनुवादियों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया और तब से लेकर आज तक वह रुका नहीं, झुका नहीं, बिका नहीं। आज राजनीति में बाबा साहेब के पोते भी हैं, मायावती जैसी नेता भी हैं जो सत्ता तक पहुंची थी, लेकिन कितने ऐसे नेता हैं जो सच में बहुजन समाज के लिए गोली खाने को तैयार हैं? कितने ऐसे नेता हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे मनुवादी सत्ता से टकराते हैं? चंद्रशेखर रावण ने जेल जाना मंजूर किया, लेकिन झुका नहीं। उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन बिका नहीं। आज भी उस पर हमले की साजिशें रची जा रही हैं। आज भी उसे खत्म करने के लिए पूरी मनुवादी सत्ता लगी हुई है, लेकिन कोई उसका कुछ उखाड़ नहीं पा रहा, क्योंकि वह अकेला नहीं है। उसके पीछे बाबा साहेब का संविधान खड़ा है, उसके पीछे करोड़ों बहुजनों का समर्थन है, उसके पीछे इतिहास की वह क्रांति खड़ी है जिसने हमेशा अत्याचार को नेस्त नाबूद किया है। वह नेता नहीं, क्रांतिकारी है। वह सत्ता का भूखा नहीं, न्याय का योद्धा है। वह झूठे वादे करने वाला नहीं, सच्ची लड़ाई लड़ने वाला है। आज लाखों बहुजन उसे अपना नेता मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं, क्योंकि वह न डरता है, न झुकता है, न बिकता है। उसकी यही खासियत उसे इस दलित आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बना रही है। अगर आप भी इस संघर्ष का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी मनुवादी ताकतों को धूल चटाना चाहते हैं, तो चंद्रशेखर रावण की इस लड़ाई में अपना समर्थन दीजिए। अपने समाज को जागरूक करिए,
और बहुजन क्रांति को मजबूत करिए। चंद्रशेखर रावण ने मायावती को धोखा दिया या बहुजन आंदोलन को नई ताकत दी? सच क्या है? जब कोई नया योद्धा बहुजन आंदोलन में खड़ा होता है, जब कोई नया नेतृत्व उभरता है, जब कोई मनुवादी सत्ता को सीधी चुनौती देता है, तो सबसे पहले उसके खिलाफ अफवाहें उड़ाई जाती हैं, उसे बदनाम करने की साजिशें रची जाती हैं, उसे अपने ही समाज के लोगों से दूर करने की चालें चली जाती हैं। यही चंद्रशेखर रावण के साथ हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि रावण ने मायावती को धोखा दिया, कुछ लोग इसे बीजेपी की साजिश बताते हैं, कुछ लोग इसे बहुजन समाज में फूट डालने का षड्यंत्र कहते हैं। लेकिन क्या यह सच है? सच यह है कि चंद्रशेखर रावण ने बहन मायावती को कभी अपना विरोधी नहीं माना, बल्कि आज भी वह उनका सम्मान करता है, उन्हें बहुजन आंदोलन का बड़ा नेता मानता है और उनकी भूमिका को स्वीकार करता है। क्यों चंद्रशेखर रावण ने अलग पार्टी बनाई? यह सवाल उठता है कि अगर मायावती पहले से ही बहुजन समाज की नेता थी, तो फिर चंद्रशेखर रावण ने अलग पार्टी क्यों बनाई? क्यों उन्होंने बहुजन समाज के लिए अपनी अलग राजनीति की राह चुनी? पहली सच्चाई यह है कि चंद्रशेखर रावण ने पहले मायावती के साथ काम करने की कोशिश की थी। उन्होंने चाहा था कि बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए एक साथ काम किया जाए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि यह संभव नहीं हो सका। दूसरी सच्चाई यह है कि बहुजन आंदोलन को एक नई ऊर्जा की जरूरत थी। मायावती की राजनीति एक समय पर मजबूत थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें ठहराव आने लगा। वह सत्ता की राजनीति में उलझ गई और बहुजन आंदोलन का जमीनी संघर्ष कमजोर पड़ने लगा। यही वह समय था जब बहुजन समाज को एक नया नेतृत्व चाहिए था, जो सीधे मनुवादी सत्ता को चुनौती दे सके, जो आंदोलन को फिर से धार दे सके, जो बहुजनों को सड़कों पर ला सके, जो संघर्ष का नया दौर शुरू कर सके। यही भूमिका चंद्रशेखर रावण ने निभाई। तीसरी सच्चाई यह है कि चंद्रशेखर रावण और मायावती का लक्ष्य एक ही है, बहुजन समाज का उत्थान। दोनों की राजनीति अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है। अगर भविष्य में परिस्थितियां अनुकूल हुई तो दोनों का गठबंधन भी संभव है, क्योंकि दोनों का संघर्ष मनुवाद के खिलाफ है। दोनों का उद्देश्य बहुजनों को सत्ता दिलाना है और दोनों की लड़ाई बहुजन समाज की गुलामी खत्म करने के लिए है। जब कोई बहुजन नेता उभरता है, जब कोई क्रांति की बात करता है, जब कोई सीधे सत्ता को चुनौती देता है, तो उसे बदनाम करने की कोशिश होती है। यही चंद्रशेखर रावण के साथ हुआ। कभी उसे बीजेपी का एजेंट बताया गया, कभी कहा गया कि वह बहुजन समाज को कमजोर कर रहा है, कभी उसे मायावती का विरोधी बताने की कोशिश हुई। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि चंद्रशेखर रावण आज भी संविधान और बाबा साहब के रास्ते पर चल रहा है। सच ये है कि वह आज भी बहुजनों की लड़ाई लड़ रहा है, जेल जा रहा है, गोली खा रहा है, साजिशों का शिकार हो रहा है, लेकिन वह रुका नहीं, झुका नहीं, बिका नहीं। बहुजन समाज को समझना होगा, विभाजन नहीं, एकता ही ताकत है। मनुवादी सत्ता चाहती है कि बहुजन समाज भंटा रहे। वे चाहते हैं कि चंद्रशेखर रावण और मायावती के समर्थक आपस में लड़ें। वे चाहते हैं कि बहुजन समाज में फूट डाल दी जाए ताकि सत्ता पर हमेशा उन्हीं का कब्जा बना रहे। लेकिन अगर बहुजन समाज को जीतना है तो उसे एकता बनानी होगी, उसे साजिशों को पहचानना होगा, उसे अपने नेताओं को आपस में लड़ाने के बजाय मनुवादी सत्ता के खिलाफ खड़ा होना होगा। अगर आप भी बहुजन समाज की एकता चाहते हैं, अगर आप भी मनुवाद को खत्म करना चाहते हैं, अगर आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बहुजन समाज को जागरूक करें। बहुजन भाइयों, अल्पसंख्यक भाइयों, शोषित भाइयों, अब वक्त आ गया है, जागो। कब तक दबे रहोगे? कब तक झुके रहोगे? कब तक अपनी ताकत को पहचानने से इनकार करोगे? यह देश हमारा भी है, यह संविधान हमारे लिए भी बना है और यह सत्ता हमारे दम पर चलती है। 85% बहुजन, दलित, शोषित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज सिर्फ 15% मनुवादियों के हाथों गुलाम बनकर रह गया है। यह कैसी विडंबना है कि जो संख्या में इतने कम हैं, वो हम पर राज कर रहे हैं और हम जो इस देश की असली ताकत हैं, वो उनके जूते सह रहे हैं। अब इस गुलामी को खत्म करना होगा। अगर कोई क्रांति ला सकता है तो वह चंद्रशेखर रावण है। आज कोई उठ खड़ा हुआ है जो बिकता नहीं, जो झुकता नहीं, जो डरता नहीं, जिसने गोली खाई, जिसने जेल में सड़ते हुए भी बहुजन समाज का नाम बुलंद रखा, जिसे खत्म करने की साजिशें हर रोज रची जाती हैं, लेकिन फिर भी वो हर चुनौती को लात मारकर खड़ा हो जाता है। वह चंद्रशेखर रावण है। मनुवादियों की सत्ता चाहती है कि हम बिखर जाएं। वह चाहती है कि बहुजन समाज कभी एक न हो। वह चाहती है कि जो लड़ने के लिए आगे बढ़े उसे हमारे ही बीच से धोखेबाज कहकर अलग कर दिया जाए। यही उन्होंने कांशीराम साहब के साथ किया था, यही उन्होंने बहन मायावती को कमजोर करने के लिए किया और यही अब चंद्रशेखर रावण के साथ हो रहा है। तुम्हें सोचना होगा, अगर वह उनका आदमी होता
अगर वह मनुवादियों का एजेंट होता तो क्या वह जेल में सड़ता? क्या उस पर गोलियां चलाई जाती? क्या वह हर रैली में संविधान और बाबा साहब का नाम लेता? नहीं, लेकिन वह बिकता नहीं, इसलिए मनुवादी डरते हैं और बहुजन समाज को उसे कमजोर करने के लिए उकसाते हैं। अगर हम आज भी बंटे रहे, अगर हमने चंद्रशेखर रावण को अकेला छोड़ दिया, अगर हम उसे समर्थन नहीं दिया, तो फिर से वही इतिहास दोहराया जाएगा जो हमारे महापुरुषों के साथ हुआ। पहले हमारे समाज के नायकों को कमजोर किया जाता है, फिर अकेला किया जाता है और अंत में या तो उन्हें खत्म कर दिया जाता है या उनका प्रभाव पूरी तरह मिटा दिया जाता है। हमने बाबा साहब के साथ भी यही होने दिया। हमने कांशीराम साहब को भी अकेला छोड़ दिया। अब अगर हम फिर वही गलती दोहराएंगे तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम होंगे। एकजुट हो जाओ, ताकत बन जाओ, हर जगह से चंद्रशेखर रावण को समर्थन दो, हर मंच से उसकी ताकत बनो, हर संघर्ष में उसके साथ खड़े रहो, हर झूठे आरोप के खिलाफ सच बताओ, हर गली मोहल्ले में अपने लोगों को समझाओ। अगर तुम आज भी दारू और पैसे के लिए बिकते रहे, अगर तुम आज भी अपने वोट को गिरवी रखते रहे, अगर तुम आज भी अपने ही समाज के नेता को कमजोर करने में लगे रहे, तो याद रखो तुम्हारे बच्चों को भी यही गुलामी झेलनी पड़ेगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बच्चों को मंदिरों के दरवाजे पर अपमान सहना पड़ता रहे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लोग शिक्षा और सत्ता से दूर रहें, तुम्हें लगता है कि हर बार तुम्हारा नेता उभरने से पहले ही कुचल दिया जाए, तो चुप बैठे रहो। लेकिन अगर तुम्हें इस व्यवस्था से नफरत है, अगर तुम्हें इस अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंकना है, तो अभी से उठो, जागो और चंद्रशेखर रावण के हर संघर्ष में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। अपने बच्चों को शिक्षित करो, उन्हें इतिहास बताओ। याद रखो, जो पढ़ेगा वही लड़ेगा, जो अपने अधिकारों को समझेगा वही गुलामी तोड़ेगा। अपने घर के हर बच्चे को शिक्षा दो, उन्हें बाबा साहब का इतिहास पढ़ाओ, उन्हें यह बताओ कि कैसे मनुवादी सत्ता ने हमें हजारों सालों तक गुलाम बनाए रखा और अब भी हमें गुलामी में रखने की साजिशें रच रहे हैं। अगर हम एकजुट हुए तो 85% का राज होगा और 15% सत्ता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बंटे रहे तो हम हमेशा गुलाम बने रहेंगे। अब फैसला तुम्हें करना है, गुलामी चुनोगे या क्रांति? ये वीडियो मत छोड़ो, इसे हर जगह पहुंचाओ। अगर तुम सच में बहुजन क्रांति चाहते हो, अगर तुम सच में बाबा साहब के मिशन को पूरा करना चाहते हो, अगर तुम सच में मनुवाद को खत्म करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हर बहुजन तक यह संदेश पहुंचाओ। क्या कोई आम दलित लड़का इस देश की राजनीति को हिला सकता है? क्या कोई बिना सत्ता, बिना पैसे, बिना किसी राजनीतिक विरासत के इतना बड़ा बन सकता है कि पूरी सरकार उसे खत्म करने पर उतर आए? क्या कोई इतना निडर हो सकता है कि जेल में डालने, गोलियां चलाने, हर तरह की साजिशें रचने के बावजूद भी उसे झुका न सके? अगर आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तो आप चंद्रशेखर रावण को नहीं जानते। यह नाम सिर्फ एक नेता का नहीं, बल्कि एक जलते हुए अंगारे का है, एक ऐसी आग का है जो सदियों से जल रही अन्याय की चिता को जलाकर राख कर देने के लिए तैयार हुई है। चंद्रशेखर रावण एक ऐसा नाम है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी, जिसने दलित राजनीति को एक नई धार दी, जिसने यह साबित कर दिया कि बिना किसी राजनीतिक गॉडफादर के भी बहुजन समाज के लोग अपनी ताकत से इस देश की सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छोटे से गांव छुटमलपुर से। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला यह लड़का किसी नेता का बेटा नहीं था, किसी बड़े दलित परिवार से नहीं था और न ही उसे कोई विरासत में राजनीतिक ताकत मिली थी। लेकिन उसे विरासत में मिली थी गुलामी की जंजीरें, सदियों से चली आ रही भेदभाव की व्यवस्था और उस अन्याय की आग जिसने उसे क्रांतिकारी बना दिया। साल 2017 सहारनपुर, यह वही दिन था जब चंद्रशेखर रावण सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन बन गया। सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में ठाकुरों ने दलितों के घर जला दिए, महिलाओं और बच्चों पर हमला किया और सोचा कि हमेशा की तरह यह दलित समाज डर कर चुप बैठ जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार एक युवक उठा जो निडर था, जिसने आंखों में आंखें डालकर सत्ता को चुनौती दी और जिसने कहा, अब दलित समाज जलता नहीं, अब वो जलाने वालों को सबक सिखाएगा। चंद्रशेखर रावण ने भीम आर्मी के बैनर तले हजारों बहुजन युवाओं को इकट्ठा किया और सरकार से सीधी टक्कर ले ली। नतीजा, सरकार ने उसे सबसे बड़ा खतरा मान लिया। जब कोई नेता सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसे डराने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब कोई नेता सरकार की नींव हिलाने लगता है तब उसे खत्म करने की साजिशें शुरू हो जाती हैं। चंद्रशेखर रावण को रासुका NSA के तहत जेल में डाल दिया गया। 16 महीने तक उसे जेल में सड़ाया गया, लेकिन वह झुका नहीं। सरकार ने सोचा कि अगर इसे जेल में डाल देंगे तो यह खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने गलत सोच लिया था।
जेल से बाहर आने के बाद चंद्रशेखर और ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा। वह सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में दलितों और शोषितों की आवाज बन चुका था। क्यों डरती है सरकार और ब्राह्मणवादी सत्ता चंद्रशेखर से? क्योंकि वह बिकता नहीं, क्योंकि वह झुकता नहीं, क्योंकि वह संविधान को हथियार बना चुका है, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ सत्ता की ताकत नहीं बल्कि बाबा साहब का विचार है। जो लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण बीजेपी का एजेंट है, उन्हें सोचना चाहिए, अगर वह बीजेपी का आदमी होता तो क्या सरकार उसे जेल में डालती? क्या उस पर बार बार हमला करवाया जाता? क्या उसे चुनाव लड़ने से रोका जाता? नहीं, वह मनुवादी सत्ता के खिलाफ है और इसी वजह से उसे मिटाने की हर कोशिश की जा रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर ने मायावती को धोखा दिया, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। सच यह है कि चंद्रशेखर ने कई बार बहुजन समाज की एकता के लिए पहल की, लेकिन राजनीतिक हालात ऐसे थे कि यह संभव नहीं हो सका। लेकिन आज भी चंद्रशेखर मायावती को पूरा सम्मान देते हैं और अगर भविष्य में बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए कोई गठबंधन होता है तो यह समाज के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। आज जब बहुजन समाज के लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तब चंद्रशेखर रावण उनके लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बन चुके हैं। जब कोई बहुजन समाज का व्यक्ति सत्ता को चुनौती देता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। जब कोई क्रांति की बात करता है तो उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण झुका नहीं है और न ही झुकेगा, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। अगर तुम आज भी सोए रहे, अगर तुमने आज भी चंद्रशेखर रावण को अकेला छोड़ दिया, तो याद रखना, सदियों तक फिर से गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने उसका साथ दिया, अगर तुमने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया, तो यह सत्ता हिल जाएगी। अगर तुम बहुजन क्रांति चाहते हो, अगर तुम अपने हक के लिए लड़ना चाहते हो, अगर तुम बाबा साहब के सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो चंद्रशेखर रावण का साथ दो, उसकी ताकत बनो और इस वीडियो को हर गली मोहल्ले तक पहुंचाओ।